हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर धर्मेंद्र और आप सभी मुझे जानते हो साइंस एंड टेक के लिए। तो साइंस एंड टेक के अंदर हमने रीसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की। बहुत से बच्चों का क्लियर हुआ प्रीलिम्स ड्यू टू साइंस एंड टेक, और उन्होंने यूट्यूब पे आप बहुत सी वीडियो देखते हो। लेकिन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चे अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो समझ नहीं आता क्या करना है। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे को उस तरह से पढ़ेंगे कि हम प्रीलिम्स के अंदर अच्छे से मार्क्स ले पाएँ। ठीक है। तो ये अगर आप इसको ध्यान से देखोगे या समझोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा प्री के अंदर। तो साइंस एंड टेक में तो हम बेनिफिट देते देते हैं, लेकिन आज हम इकोनॉमी को भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इकोनॉमी या इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेट ऑफ इकोनॉमी है ना, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। हमें क्या ध्यान रखना है ना। ज़्यादातर आप क्या करते हो कि आपने ट्रेंड पढ़ लिया, बस हो गया काम। इतना नहीं, ट्रेंड जो है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, दिस वन इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मीनिंग क्या है जो हमारा चल रहा है, इसको फोकस करना है। इसके ऊपर फोकस करोगे तो आप देखना प्री के अंदर आपके जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे इजीली, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ये इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, तो हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखते हैं। देखो, पहले जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो अभी रिसेंटली जो ईरान, इजराइल और यूएसए की वॉर है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, रियल जीडीपी जो है वो प्रोजेक्टेड कितनी है, 6.8 टू 7.2%। 2025-26 में अगर देखें ग्रो बाय 7.4, तो ये थोड़ा सा पिछले से हाई था। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक एस्टिमेशन है, लेकिन आपको पता है कि अभी जो है क्या हुआ, वॉर हुई। तो वॉर के हिसाब से जो है इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगी, और ऑलरेडी बोल दिया गया जीडीपी ग्रोथ में थोड़ा डेंट आएगा। अब यहाँ पे जो मेन बात है, जो यूपीएससी के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे है। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए हम यूरेनियम की बात करते थे कि यूरेनियम के लिए जो है इंडिया को वेवर मिलता रहता है ना। आप समझोगे ऐसा नहीं कि हम बड़े क्यूट हैं कि भाई हमें सब पसंद करते हैं, ऐसा नहीं। वो है हमारी डोमेस्टिक मार्केट। हमारी पॉपुलेशन इतनी है और उनको पता है कि मार्केट बहुत बड़ी है और ये अपना सामान बेचना है। इसीलिए जो आप देखोगे कि भाई हमें जो है हर जगह पे भाई ठीक है, ये बड़ी अच्छी कंट्री है, उस तरह से हमारे लिए होता है। हालांकि ऊपर से आप देखोगे कि इंडिया फ्रेंडली नेशन है, हमने कभी भी ऐसे अग्रेसिव भी नहीं हुए किसी कंट्री के ऊपर ऐसे नजायज अटैक कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका क्या है, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमारी जो ग्रोथ है दैट इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक मार्केट। हमारी कंजप्शन ही ऐसी है, क्योंकि पॉपुलेशन है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम अपना सामान इधर भी बेचते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर लेट से ये चार्ट देखो, यहाँ पे क्या है, डिमांड साइड की बात करते हैं। ठीक है, कि डिमांड कितनी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे प्राइवेट जो हाउस होल्ड की कंजप्शन है वो अराउंड 6.5% है। अगर आप यहाँ पे देख लोगे गवर्नमेंट की भी है, देन इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है। अब ये है क्या, है ना, ये चार्ट इकोनॉमिक सर्वे ने बताया, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे। देखिए, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपको ग्रोथ जाननी कि किसकी कितनी ग्रोथ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लेट्स से आप एक रेस्टोरेंट में गए। ठीक है, जैसे ही आप उस रेस्टोरेंट में एंटर किए तो आपने क्या देखा, कुर्सियां भरी पड़ी है, बहुत जनता है खाने के लिए आई हुई है। तो आप क्या समझते हो कि यार ये तो बहुत चलता है, देखो कितने लोग आए हों, मैं भी घुस जाता हूँ। तो इट मीन्स कि आपने देखा कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके बेस के ऊपर आपने देखा कि यार नहीं, ये जो काफ़ी चल रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसके किचन में घुस गए। किचन में गए तो आपने देखा कि यहाँ पे तो बहुत से कुक लगे हुए हैं, धड़ाधड़ रोटियां बनाई जा रहे हैं, है ना। कभी कोई कुछ बना रहा है और वेटर आई जा रहे हैं, सामान ऑर्डर इतने भरे पड़े। तो आपने वहाँ पे देखा यार इनकी जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छी है। तो इट मीन्स कि आप किसी चीज़ को भी जज करने के लिए दो चीज़ें देखते हो, एक तो वही डिमांड कितनी है उसकी, और दूसरा वहाँ पे प्रोडक्शन कितनी हो रही है। उसके बेस के ऊपर आप बता सकते हो कि भाई हाँ ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आजकल तो लोग कहीं बर्गर खाने जाए, कोई रेडी वाला होता है, उसके भी देख लेते हैं, यार जब तक मैं खड़ा हूँ 20 बर्गर बेच गया, उस पर भी पिघल जाते हैं कि मैं यही खोलूँगा है ना। तो यहाँ पे बेसिकली डिमांड जज करने के लिए यानी ग्रोथ जज करने के लिए हम दो जो है की फैक्टर यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक तो हम इंडिया की अगर ग्रोथ के ड्राइवर कौन से हैं, एक तो हम ये देख लेंगे कि इंडिया के अंदर डिमांड कितनी। डिमांड के हिसाब से देख लो कि जैसे मैं मुझे कपड़े चाहिए, बाकी सामान चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, तो इट मीन्स कि मेरी डिमांड है इकॉनमी के अंदर।
ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो अगर ऐसे हाउस होल्ड की डिमांड देख लें तो हमें कुछ अंदाज़ा लग जाएगा, हाँ यार डिमांड बहुत है, गवर्नमेंट की भी डिमांड है, देन इन्वेस्टमेंट में कितना जा रहा है, तो ये सारा डिमांड साइड के ऊपर हम देख सकते हैं। प्रोडक्शन में क्या देखें, दूसरा क्या है, सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्शन वाला देखेंगे। प्रोडक्शन में हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितनी प्रोडक्शन है, देन इंडस्ट्री के अंदर कितनी है, ठीक है, उसके बाद क्या है, सर्विसेज के अंदर कितनी है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हाँ ये दो की ड्राइवर है। यहाँ पे भी आप देखोगे कोई भी आप चीज़ खोल लो, है ना, उसके ड्राइवर मेन तो वही है कि डिमांड कितनी है। आपने कोई फैक्ट्री खोल ली, अब आपकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से ही है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो जो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ हैं, दैट इज डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। सप्लाई साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, और डिमांड साइड की बात करें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, वन बाय वन इनको देखेंगे भी, डोंट वरी। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, एंड एक्सपोर्ट, मतलब जो बाहर वाले लोगों की भी डिमांड है। तो ये डिमांड साइड के हिसाब से हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। सप्लाई के हिसाब से क्या है, अब देखो ये वाली चीज़ें जो है पहले चैप्टर में दे दी। अब यहाँ पे क्या है कि इनके इंडिविजुअल चैप्टर भी हैं, तो वो भी हम साथ में ही कवर कर देंगे। हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे कि इसको अलग से बाद में देखें, इंडिविजुअल चैप्टर है वो भी हम साथ में यहाँ पे कवर कर लेंगे। ओके, सबसे पहला जो चीज़ आती है वो है, अगर यहाँ पे आप देखोगे इससे पहले एक प्रमोशन हो जाए दोस्तों, वो है यूज कोड नेक्स्ट टॉपर, 25% फ्लैट ऑफ है। स्लीपी क्लासेस के जो भी कोर्सेज आपने खरीदने हैं आप खरीद सकते हो, 1 to 5, ये 5 अप्रैल तक है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ये बेटर मौका है। आप वैसे भी परचेज करते हो, कॉस्टली पड़ता है आपको, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी आप खर्चा करते हो, जैसे हाउस होल्ड खर्चा करते हैं या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, उसको जो है हम क्या कहते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो मतलब जैसे मान लीजिए मेरी डिमांड है, मुझे चाहिए कि हाउस होल्ड के क्लोथ चाहिए, ठीक है, कुछ मैं रहने के लिए रेंट देता हूँ, स्कूल फीस है ना, घर वाले जो है बच्चों की फीस देते हैं, ये सारा किस में आएगा, वो एक्सपेंडिचर ही, खर्चा ही तो कर रहे हैं, और क्या है, राइट, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन मतलब बहुत से एनजीओज हैं, चैरिटीज़ हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, इसके अलावा रिलीजियस गुरुद्वारा, मंदिर, ये भी तो लोगों के लिए खर्चा करते हैं। दिस विल ऑल्सो इंक्लूड इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए वो खर्चा कर रहे हैं। बट ये किसके लिए है, ये रेजिडेंट के लिए, जो इंडिया में रहते हैं। मान लीजिए इंडिया वाला बंदा जो है बाहर जाके खर्चा करता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, वेदर इट इज विद इन और आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। बाहर वाला इंडिया में आके खर्चा करता है, फॉरेन कंट्री का कोई बंदा है, तो वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मान लीजिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मान लीजिए आपने हाउस परचेज किया, जब आप हाउस परचेज करते हो तो वो क्या आती है, आपकी इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पे काउंट नहीं होगी, वो इन्वेस्टमेंट काउंट होगी। अगर हम देखें कि आपने कोई सेकंड हैंड कार ले ली, सेकंड हैंड कार जो है वो आपकी यहाँ पे काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी है, तो एक बार जुड़ चुकी है, दोबारा वहाँ पे डबल काउंटिंग नहीं होगी। कोई आपने शेयर बाय किया तो वो भी नहीं काउंट होगा, बिकॉज वो एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है ना, शेयर वाला है ना, तो वो भी यहाँ पे नहीं काउंट होगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जो है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर अपना कितना है, 1.5 के आसपास। तो आप देखो कि इतनी ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है हमारा, मतलब प्राइवेट डिमांड ही, लोगों की हाउस होल्ड की डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो उतना हमें प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि हमारी जो ग्रोथ है वो इसी के बेस के ऊपर चल रही है। अब यहाँ पे इतनी हाई क्यों है ना, वाई, ये हमें इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। अब क्यों है हाई भाई, तो यहाँ पे देखते हैं रीज़न। पहला है लो इन्फ्लेशन। तो रिसेंट टाइम में लो इन्फ्लेशन देखी, जिससे प्राइसेस जो थे स्टेबल थे, तो पीपल कैन अफोर्ड मोर गुड्स। दूसरा, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, जॉब स्टेडी, सिक्योर इनकम फ्लो। इसके अलावा जो रियल परचेजिंग पावर, इनकम ग्रोथ हुई, ठीक है, जिससे जो है वो एक्चुअल बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई। एग्रीकल्चर ग्रोथ, फार्मर की इनकम बढ़ी तो वहाँ पे भी डिमांड बढ़ गई। इसके अलावा टैक्स रैशनलाइजेशन, गवर्नमेंट ने टैक्स बर्डन कम किया, तो रिसेंट टाइम में काफ़ी इसके ऊपर काम किया। देन यहाँ पे मोर रूरल डिमांड भी बढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ और फैक्टर जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताए हैं, जो हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला वो कह रहा है ब्रॉड बेस्ड कंजप्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई कंजप्शन बहुत बढ़ रही है ना, कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम इसको भी अलग अलग करके देखें ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई अर्बन एरिया के अंदर ही ज़्यादा कंजप्शन है, रूरल वाले में है नहीं।
ये ब्रॉड बेस्ड है, मतलब रूरल एंड अर्बन दोनों में है। और ये भी नहीं कि जिनकी इनकम ज़्यादा है उनके अंदर कंजप्शन नहीं, डिफरेंट इनकम ग्रुप के अंदर भी देखने को मिली है। सो दिस शोज ग्रोथ एंड मोर स्टेबल एंड सस्टेनेबल क्योंकि हर सेक्टर से डिमांड आ रही है, ठीक है। तो चाहे वो रूरल हो, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सभी से डिमांड आ रही है। इट मीन्स के यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो मोर स्टेबल एंड सस्टेनेबल हो, ठीक है। दूसरा नाबार्ड सर्वे का एक यहाँ पे एड ऑन कर देते हैं वो कह रहा है अराउंड 80% रूरल हाउस होल्ड जो है इंक्रीज कंजप्शन हुई है, ठीक है। और स्पेंडिंग शेयर इनकम का जो है वो भी जो है इंक्रीज हुआ है। तो मतलब ये भी सर्वे जो है नाबार्ड का वो भी इसको जो है मानता है कि भाई ठीक है। रीज़न क्या है, जीएसटी रैशनलाइजेशन किया गया, इन्फ्लेशन इतनी है नहीं, और जो नॉन फार्म इनकम है उनमें भी राइज आया। तो ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं तो हाँ ग्रोथ बढ़ रही है। अब देखो इस ग्रोथ का जो है ना, अगर आप देखोगे प्राइवेट कंजप्शन है, प्राइवेट कंजप्शन जो है वो बेनिफिट भी होती है। क्यों? क्योंकि डिमांड बेस्ड है। तो मैंने आपको बताया फॉरेन से अगर कोई कंपनी है, कंपनी ने सोचना कि किस कंट्री में लगाया जाए अपना, है ना, कोई फैक्ट्री या कुछ भी करना है, तो वो इंडिया को प्रेफर करेगी क्योंकि डिमांड है। जैसे आप कोई शॉप खोलते हो तो आप शॉप ऐसे थोड़ी कि ऐसे जगह पे खोल ली जहाँ पे कोई है ही नहीं, दूर दूर तक कोई दिखे ही ना, तो फिर उसका फ़ायदा क्या। बहुत से लोग खोल भी लेते हैं ऐसे ऐसा नहीं है कि मतलब सब वैसे हैं, ऐसे भी हैं बहुत से लोग। तो दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा, वहाँ पे आपने खोली, क्या करोगे, है ना। तो फिर तो वो आपने सुबह खोली और कपड़ा वपड़ा मारा, उसको झाड़ के शाम को बंद करके चलो भी घर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम वहीं पे खोलते हैं जहाँ पे डिमांड हो उस चीज़ की। तो सिमिलरली अगर इंडिया में डिमांड है तो फॉरेन से जो है इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो हमें बेनिफिट दे देती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करोगे, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट दोनों तरह से हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड जो है वो क्या करता है ना, वो कुछ एक्सपेंडिचर करेगा जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में चला गया। दूसरा वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हमने रोड्स बना दें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें, मशीनरी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये सारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमें बेनिफिट देती है ना, वो एसेट क्रिएट कर रहे हैं हम, क्योंकि कुछ आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद जो है आपको एसेट आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी अगेन जो है अगर हम बात करें कि जैसे कंपनी है, कंपनी ने जैसे हाउस होल्ड है, वो कार उसने खरीदी तो वो उसके प्राइवेट जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में चली गई। अगर आप कोई कंपनी ने कार खरीदी, देन वो क्या है, जैसे ओला उबर ने कार खरीद ली, वो तो एक इन्वेस्टमेंट है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक होगी बात। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये भी ठीक है इन्वेस्टमेंट, राइट। तो अगर हम प्री पेंडेमिक लेवल के ऊपर देखें तो उससे अब बड़ी है, राइट। क्यों? इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट है, ठीक है, गुड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। अगर आप देखोगे फिजिकल डेफिसिट की अपनी बात करते हैं, वो भी फिर इसीलिए रिड्यूस होता है, ठीक है। ओके, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की बात करें तो 7.6% हायर देन लास्ट ईयर एंड प्री कोविड लेवल। मीनिंग क्या है इसका, मतलब कि अगर प्री कोविड लेवल में कम इन्वेस्टमेंट थी, अब बढ़ रही है। इट मीन्स के इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, राइट। ओके, रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स गवर्नमेंट द्वारा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। अब समझो, अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फर्मिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल, अब यही जो मैं बात बोल रहा था, इससे क्या इन्वेस्टमेंट साइकिल अपना फर्म हो जाता है। अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग डिमांड है, हमने बोला कि स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ठीक है, डिमांड जो है इंक्रीज कर रही है। डिमांड जब इंक्रीज करती है तो वी कैन से कि भाई कंजप्शन जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब कंजप्शन इंक्रीज कर रही है तो मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री खोली है, तो आप फुल थ्रॉटल जाओगे, आप कहोगे कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके ऊपर इसको रन करता हूं क्योंकि डिमांड है, तो आपको प्रोडक्शन भी उस हिसाब से करनी है। तो वी कैन से हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी। तो अब आपको लग रहा है कि यार डिमांड तो अभी भी है, देन यू नीड एक्सपेंशन, एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब एक्सपेंशन करोगे तो क्या होगा, आपका एक्सपेंशन कैसे करोगे, आप बैंक से क्रेडिट लोगे, ठीक है। तो नॉन फूड बैंक क्रेडिट वो इंक्रीज कर जाएगा। जब ये कर जाएगा तो आपके पास पैसा आ गया, अब क्या करोगे, आप कहोगे मैं मशीनरी खरीदूंगा क्योंकि लगानी है, डिमांड बहुत है। देन यू विल इन्वेस्ट ऑन कैपिटल गुड्स,
कैपिटल गुड्स के ऊपर जो है इन्वेस्ट करोगे, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अब आपकी एक्सपेंशन होगी, ठीक है, एक्सपेंशन होगी। तो अब जो जितना आपने एक्सपेंड किया, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी तो कोई काम करेगा, देन जॉब इंक्रीज होगी, ठीक है, जॉब इंक्रीज होगी तो उनकी भी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो वापस क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है पूरा वो चलने लग जाता है। तो पहले डिमांड इंक्रीज होगी तो उसको लगेगा कभी जो मेरी कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएगा। अब कैसे बढ़ाएगा, वो लोन लेगा, ठीक है, लोन लेगा तो देन उसके बाद उसको बढ़ाएगा, फिर वहाँ पे भी काम करने के लिए चाहिए बंदे, जॉब देगा उनको, सैलरी देगा, सैलरी से उनके पास पैसा आएगा, पैसा आके फिर वो दोबारा उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सटर्नल डिमांड भी जो है हमारी जो 21.6% के आसपास है, ठीक है। अब ये क्यों हुई, बिकॉज हमने ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया, ठीक है, मोर कंट्रीज़ को भेजा, मोर सेक्टर्स को भेजा, जिसकी वजह से जो है एक हमारी जो है एक्सपोर्ट को हमने स्टेबलाइज कर पाए हैं। सर्विस सेक्टर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल निभाता है। अगर आपको यहाँ पे आप क्वेश्चन तो आएगा आपके पास, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन है मेरे लिए मुझे आपसे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, है ना, तो इनका भी जो है यहाँ पे अगर इस लेवल को ले लें हम, तो इनका टोटल जो है वो 100 नहीं बन पा रहा, ठीक है। अगर आप देखोगे परसेंटेज नॉमिनल जीडीपी, तो ये 100 क्यों नहीं बन पा रहा, और इसको देखोगे तो ये दिस इज मोर देन 100, वाई, ऐसा क्यों है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताना, ठीक है। किसी को पता होगा तो वहाँ पे लिखेगा, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि हाँ ये वाली स्टेट जो आपने जो बोला है ठीक है, ओके। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो आप देखोगे कि एक्सपोर्ट वाला भी ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर भी ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड हैज शोन नोटेबल चेंजेस, विच ऑफ द ट्रेंड्स हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक्स जो है जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है वो उसको पढ़ाने की जगह मैंने क्वेश्चन में डाल दिया है, तो क्वेश्चन के हिसाब से भी जो है हम उसको देख लेंगे। चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो है सी, द शेयर ऑफ बोथ मर्चेंडाइज एंड स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट इंक्रीज विद सर्विसेज राइजिंग मोर रैपिडली। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मर्चेंडाइज जो है एक्सपोर्ट नियरली डबल्ड फ्रॉम 1% टू 1.8, वेयर एज सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है डबल से भी ज़्यादा 2% से 4.3% चली गई, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। ये वाली बात होगी। तो हमारी जो है डिमांड साइड की बात होगी। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन साइड की बात करें, ठीक है, सप्लाई साइड की बात करें, तो सप्लाई साइड के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे 3 है कि एग्रीकल्चर से सप्लाई आ रही, इंडस्ट्री से आ रही है और सर्विसेज से आ रही है ना, तीनों जगह से आ रही। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। अगर हम तीनों का यहाँ पे देखें तो एक ऑर्डर के बेस के ऊपर हमें एमसीक्यू आ सकता है यूपीएससी के अंदर। एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, 15% के आसपास आप याद रख लोगे, बहुत है। इंडस्ट्री का 24 से 25% के आसपास, सर्विसेज का 51% के आसपास। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन में उससे कम, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज उसमें कम, देन माइनिंग एंड क्वेरिंग। अगर आप सर्विसेज में देखोगे फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, उसके बाद ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड देन पब एड, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर जहाँ पे पता होना चाहिए ताकि हमारे मार्क्स आ पाए। सीधा क्वेश्चन आएगा फिर ऐसा ना हो कि वो वही बात हो जाए कि है ना हमने पढ़ा भी और गलत भी करके आए, दोनों काम हमने कर दिए, ओके। अब इनमें से क्या करूंगा मैं, एग्रीकल्चर, अब इसके ऊपर अलग से एक चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, तो मैं यहीं पे उसको कवर कर दूंगा, ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन हुई है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं रिकॉर्डेड हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, 4.5% के आसपास, राइट। दूसरा यहाँ पे अगर आप इसके जो लाइव सेक्टर भी देखोगे, लाइव स्टॉक के अंदर 7.1% है, फिशिंग में 8.8% है, क्रॉप्स के अंदर कितना है 3.5%, ठीक है। ग्रोथ कितनी हुई 4.6% के आसपास इसकी ग्रोथ हमें देखने को मिली। और ये सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड 46%। दूसरे नंबर पे एमएसएमई आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो फूड ग्रेन, अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ, जब एग्रीकल्चर का आप सेक्टर पढ़ते हो तो वो बोलता है कुछ चीज़ें जो हैं पहले से हटके हुई, उसके ऊपर हमें ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो फिर पूछ लेता है एग्जामिनर, तो हम देखते रह जाते हैं। फूड ग्रेन की बात करें, ठीक है, वो कह रहा है फूड प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन क्यों बढ़ी, कौन से ड्राइवर, हाई आउटपुट राइस, व्हीट, मेज, कोर्स सीरीज के अंदर हुई है। रीजन क्या है, गुड मानसून, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, एमएसपी, सब्सिडीज, इरिगेशन स्कीम्स, जैसे इरिगेटेड एरियाज बढ़े, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारी बढ़ी है।
अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, इसके अंदर देखो जो अपनी फूड ग्रेन, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे, फूड ग्रेन है और ये हॉर्टिकल्चर है, तो आप देखोगे हॉर्टिकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फूड ग्रेन, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई हायर देन फूड ग्रेन है। रीजन, मीनिंग, इसका मतलब अगर इसको मैं इंटरप्रेट करूंगा तो क्या करूंगा, इट मीन्स लो वैल्यू क्रॉप से हाई वैल्यू क्रॉप तक जा रहे हैं। अब यूपीएससी ने क्या किया, ये इसकी स्टेटमेंट पूछ ली, तो अब हमें पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि हम इसको इंटरप्रेट कैसे करें, हमने तो यही पढ़ा है हॉर्टिकल्चर का बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप उसको इंटरप्रेट करोगे तो इट मीन्स के लो वैल्यू क्रॉप से हम हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। ओके, ये क्वेश्चन है, देखिए, विद द रेफरेंस टू रीसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन को, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। अलाइड सेक्टर सच एज लाइवस्टॉक, फिशरीज हैव ग्रोन फास्टर देन द क्रॉप सेक्टर इन रिसेंट ईयर। Decadal growth of rate of agriculture has been higher in previous decade. Horticulture production has surpassed the food grain production in recent year. ठीक है, तो यहाँ पे है कितनी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट हमारी सही है। ओके, ये चार्ट है, मैंने ऑलरेडी हमने पढ़ ही लिया, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ क्विक फैक्ट को देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्विक फैक्ट के ऊपर सीधा क्वेश्चन ही आपसे आएगा, वो क्या करेगा, वो जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन है, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देगा कि भाई जैसे ड्राई अनियन का इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, कितना प्रोड्यूस करता है ना, उसने डाल दिया इंडिया अमंग द टॉपर्स, बिल्कुल सही है। तो आप इतना भी थोड़ा सा ध्यान रखो, देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्राई अनियन का जो है इंडिया प्रोड्यूसर है। दूसरी बात, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पोटैटो की बात करें तो यहाँ पे सेकंड है, तो मतलब ऊपर वाले जो है 2-3 के अंदर ही हम यहाँ पे भी आते हैं। इसके अलावा अगर आप यील्ड की बात करोगे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए ग्लोबल जो एवरेज है उससे हमारी कम है, तो इट मीन्स कम है तो कुछ रीज़न तो होंगे, अदर ऐसे ही थोड़ी कम है कि भाई बस कम है, मन किया तो कम है ना, तो कुछ रीज़न होने चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे हाँ भाई कम है। ओके, तो अभी भी आप देखोगे यहाँ पे पता क्या होता है, आप समझो कि आपके पास कम एरिया है, उसमें आपने एग्रीकल्चर, आपकी यील्ड अच्छी है तो आप उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे हो, हम ज़्यादा ज़मीन यूज़ कर रहे हैं तो लेकिन उतना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे यील्ड को बढ़ाना बड़ा जरूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रीज़न क्या है, एल नीनो लो प्रोडक्शन, ला लीना हाई प्रोडक्शन, तो मतलब क्लाइमेट इश्यूज हमें आते रहते हैं। अभी भी देखो, अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं, है ना, तो क्रॉप खराबी बहुत होती है। इसके अलावा पुअर इनपुट्स हैं, हम यूरिया वो सस्ता मिलता है उसको ढालते जाते हैं। अच्छा, मैं गांव से हूँ, ठीक है, तो मैंने बचपन से यही सुना है किसको पूछे कहाँ जा रहे हो, यूरिया लेने जा रहे हो, बताओ, ठीक है, उसको ही डाले जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एनपीके रेशो कितनी ज़्यादा अपनी खराब होगी इसके चक्कर में, लो मैकेनाइजेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक दिक्कत है, राइट। चलो, अब यहाँ पे कुछ उसने इकोनॉमिक सर्वे ने अलग पहचाना, वो कहता है कि वाई मध्य प्रदेश एंड गुजरात हैज मोर पल्सेस एंड गेट हायर यील्ड, बाकी स्टेट से उनके अंदर फिर क्यों यील्ड ज़्यादा है, ठीक है, उसका रीज़न दिया। वो एक कॉमन सी बात है, क्रॉप जो है कहाँ पे बेस्ट ग्रो करती है, जब क्लाइमेट अच्छा हो, सॉइल अच्छी हो, ठीक है, दोनों सपोर्ट करे, क्रॉप को कौन रोक सकता है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या मिला, ब्लैक सॉइल है, ठीक है, हाई मॉइस्चर रिटेंशन है, रिच इन न्यूट्रिएंट है, क्रॉप रोटेशन सिस्टम है। जो क्रॉप रोटेशन सिस्टम क्या होता है, फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। अब आपने एक ही क्रॉप लगाते जा रहे हो तो वो क्या करेगा, उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सेम है, वो खींचता जाएगा, बस उसी में कम हो जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके घर में जो है बहुत से दाल के डिब्बे पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप शौकीन हो राजमा चावल के, आप हर रोज सुबह दोपहर शाम वही खाते जा रहे हो, वही कम होगा ना, आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया, आपने ऑप्शन आपने अलग अलग खाने चाहिए, तभी जाके बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी इंडिया वाले आलू ही खाते हैं, समझ रहे हो कि मतलब हद तो तब हो जाती है जब मैं एक दोस्त के घर में गया, वो आलू के पराठे खा रहा है और आलू की सब्जी के साथ खा रहा अब इससे ज़्यादा हद क्या होगी बताओ। आलू के पराठे तो पहले तूने आलू डाले, उसमें भी वो आलू की सब्जी के साथ खा रहा है, बताओ, ठीक है। ओके, मध्य प्रदेश गुजरात, इसके अंदर क्या है, सेमी एरिड क्लाइमेट है, शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स वैरायटी के लिए ठीक है, उनको सपोर्ट करता है। हाई सीड रिप्लेसमेंट, हाई सीड क्या होता है कि जो आपका जो टोटल सोन एरिया है, ठीक है, उसके अंदर कितने परसेंट जो आपने सीड हैं वो नए लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कितने परसेंट जो सीड, मतलब एक तो फार्म से निकलते, दूसरा कि आपने बाहर से जैसे कंपनी से आते हैं सर्टिफाइड, तो ऐसा यूज़ कर ले, कितने जो सीड हैं आपने सर्टिफाइड उसमें लगाए,
ठीक है, 100 में अगर आपने 30 लगाए तो 30%, राइट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो इसकी एवरेज है, इंडिया के अंदर जो एवरेज है सीड रिप्लेसमेंट की वो है 35 to 45 लगा लो, ठीक है। चाइना के अंदर 60-70 के आसपास पहुंच जाती है, और यूएस के अंदर क्योंकि मैकेनाइजेशन ज़्यादा है वहाँ पे तो 90% तक। तो जितने ज़्यादा आप हाईली वो लगाओगे तो उतनी ही प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी हायर यील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रॉन्ग सीड इकोसिस्टम भी है, अब सीड भी कंपनी प्रोवाइड करे, है ना, तो और अफोर्डेबल भी हो, है ना। तो यहाँ पे भी इकोसिस्टम कोऑपरेटिव प्राइवेट जो है अच्छी क्वालिटी के सीड जो है प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो है डेफिनेटली इनको बेनिफिट होता है। ओके, देन यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ पे मेंशन किया स्टेट लेवल इनोवेशन के, कोई स्टेट लेवल की इनोवेशंस हैं उनके बारे में उसने एक वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ध्यान क्या रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो कहेगा ये आपको वहाँ पे जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसके बारे में लिख दिया, और ये किस स्टेट का है, एक तो इस तरह से आ सकता है या फिर वो किससे रिलेटेड है उस तरह से आ सकता है। तो वन वर्ड हमें देखना है। रीसर्वे प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन यूज़ किया ताकि एक्यूरेट मैप या डिजिटल रिकॉर्ड्स पैदा किए जा सके। तो ये लैंड एंड जो रिसोर्स गवर्नेंस के लिए स्कीम्स है। इसके अलावा मुख्यमंत्री समेकित 4 विकास योजना, जो वाटर लॉक्ड लो लैंड है बिहार के अंदर उसको बेटर करके एक्वाकल्चर के लिए सूटेबल बनाना, ये इसका काम है। मार्केट रिफॉर्म में सौदा पत्रक इनिशिएटिव मध्य प्रदेश के अंदर एमएसपी बेस्ड परचेजेस फॉर फार्मर्स, ऋतु भरोसा केंद्र आंध्र प्रदेश के अंदर सेल देयर प्रोड्यूस एट फेयर प्राइस, ठीक है, विदाउट मिडलमैन को हटा दिया। इसके अलावा अगर फ्रूट्स प्लेटफॉर्म है कर्नाटका का है, सेंट्रलाइज डेटाबेस है, ये किसके लिए, डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है जी। ये जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसको बेटर मिल पाए उसके लिए। देन जीएस बेस्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर झारखंड के अंदर है, फार्म लेवल ट्रैकिंग के लिए। अब इसमें भी देखो, इसमें पता क्या है, अब जैसे फ्रूट्स प्लेटफॉर्म है, ये देखने में अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है ये मैं डाल दूंगा, यूपीएससी कहेगी कि इससे जो है आप पकड़ सकते हो आंसर। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये वाला भी ऐसा लग रहा है, ये भी ऐसा लग रहा है ना, तो ऐसे इनको थोड़ा सा ध्यान। अगर आप यहाँ पे देखोगे रीसर्वे प्रोजेक्ट तो जनरल लग रहा है, जीएस बेस्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये भी जनरल लग रहा है, तो इसको मेंस के अंदर रख सकते हो, बट ये वाला प्री के अंदर कैची टर्म्स जो है उनको जरूर देखा करो। इरिगेशन के ऊपर भी देख लेते हैं भाई हमने क्या किया। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो है एज अ शेयर ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। बट मान लीजिए यूपीएससी क्या कहता है कि ग्रॉस इरिगेटेड एरिया हमारा, अब इसमें क्वेश्चन क्या बना, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया पहले क्या है, पहले इसको समझ लो कि मान लीजिए हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, हमने पहले उसके ऊपर वीट ग्रो किया, उसके बाद राइस ग्रो किया, तो ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ये डबल काउंट होगी, इट इज 2। सिमिलरली ग्रॉस इरिगेटेड में भी 2 बार काउंट होगा, ठीक है। तो आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जहाँ उसके अंदर कितना आप एक साल में लगाते हो उतने ही वो काउंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे जबकि लैंड 1 हेक्टेयर है उसके ऊपर 2 क्रॉप्स लगाइए तो 2 हेक्टेयर वो काउंट होगी, इंक्रीज हुआ है। तो क्या करेगा, पहले आपको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया उसके बारे में आपसे डेफिनेशन के बेस के ऊपर एक स्टेटमेंट डाल दी, देन वो पहुंचेगा कि भाई इंडिया के अंदर ये रिसेंट टाइम में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ट्रेंड पूछ लिया। तीसरी में वो बोलेगा कि इंडिया के अंदर जो डिस्पैरिटीज हैं या नहीं, उसके बेस के ऊपर स्टेटमेंट आ गई। तो अगर आप देखोगे इंटर स्टेट भी हैं, इंटर क्रॉप भी डिस्पैरिटीज हैं, समझ रहे हो कि इंटर स्टेट तो होगी, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कई स्टेट के अंदर कम पानी होगा, कहीं में ज़्यादा होगा, इरिगेशन कम होगी ज़्यादा होगी, डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो नेटवर्क कैसा बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है। बट इवन जो आप क्रॉप्स के अंदर देखोगे यहाँ पे इरिगेशन कवरेज देखो, राइस के अंदर 67% है, पल्सेस के अंदर 26 है, मिलेट्स के अंदर 15 है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज एनपीके रेशो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम। अगर आप देखो नाइट्रोजन फॉर द ग्रोथ, फॉस्फोरस फॉर द रूट्स, स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी, पोटाशियम, तो ये बेसिकली बिल्कुल शॉर्ट के अंदर हम समझने के लिए है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड क्या दिख रहा है, ट्रेंड देखना ध्यान से, अगर हम डेटा को एनालाइज करें, एनपीके रेशो की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन 4, अगर आइडियल देखोगे 4:2:1 होनी चाहिए, मतलब नाइट्रोजन शुड बी 4 एंड देन दिस फॉस्फोरस शुड बी 2 एंड पोटाशियम शुड बी 1, तो ये होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2009-10 के अंदर क्या था, ऑलमोस्ट बैलेंस ही था, मतलब 4 थी। अगर आप देखोगे ये टिक कर गया, ठीक है, इसके अलावा ये 3.2 थी, थोड़ा सा ज़्यादा है बट 1 थी, तो नाइट्रोजन तो ठीक थी। 19-20 तक आते आते हमने क्या कर दिया, ये 7 पहुँच गई, इंक्रीज हो गया, ये थोड़ी डिक्रीज हुई, चलो ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे 2.8, 4.1 तो इतना इशू नहीं है, लेकिन लुक एट दिस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 4, 7, 10, इतना ज़्यादा जंप क्यों? क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड है, मेन उसमें नाइट्रोजन है
और उसी को हम जो है डालते जा रहे हैं और वो सस्ता भी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज बीइंग यूज्ड वे टू मच, यहाँ पे मैं ये इंटरप्रिटेशन लगा सकता हूँ। बैलेंस इज गेटिंग वर्स ओवर टाइम, ये एक मैं इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूँ। यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर इज वेरी चीप, दैट्स वाई इसको हम बार बार यूज करते जा रहे हैं। पीआईबी साइट के ऊपर मैं गया तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी यहाँ पे इमेज डाली हुई थी, हालांकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला यार इसकी क्वालिटी इंक्रीज कर दो, तुम मेरे दोस्त हो इतने पैसे तुमको पे करते, तो वो कहता ठीक है, उसने भेजी। ग्लोबल रैंक 1 किस में है हमारा, मिल्क में। ग्लोबल रैंक 2 एग एंड फिश में। ग्लोबल रैंक 4 मीट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इंडस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। इंडस्ट्री में एक बड़ा ही अच्छी इन द सेंस कि एक अलग टाइप का जहाँ पे हमें चीज़ देखने को मिलती है, वो बताऊंगा मैं अभी क्या है। इंडस्ट्री के अंदर अगर आप रियल टर्म के अंदर देखोगे, यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप देखोगे रियल जीडीपी के हिसाब से तो इसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, शेयर है ऑलमोस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो स्टेबल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी, मतलब यहाँ पे मैंने करंट प्राइस डाल दी, इन्फ्लेशन डाल दी, तो ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? दोनों में जो है यहाँ पे हमें शिफ्ट देखने को मिला कि अगर मैं रियल के हिसाब से चलूँ तो वो उतना ही है, अगर मैं वहाँ पे नॉमिनल के हिसाब से चलूँ, करंट के हिसाब से चलूँ, तो वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है प्राइस इंटू आउटपुट से हम निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये है क्या। ओके, जीडीपी डिफ्लेटर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डिफ्लेटर बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ जनरल प्राइस राइज, कि किसका मेजर होता है, जनरल प्राइस ट्रेंड इन इकोनॉमी। ठीक है, प्राइस ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप यहां पे डेटा देखोगे सेक्टर वाइज, देखो एग्रीकल्चर का 2.17 है, इट मींस कि एग्रीकल्चर का जो है प्राइस जो है फास्ट राइज हुआ है। सर्विसेज का देखो 1.75 है, एंड देन ओवर द टाइम अगर हम देखें इंडस्ट्री का 1.55, एंड मैन्युफैक्चरिंग का देखो 1.41 लो। इसमें जो प्राइस राइज है वो लो हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस हैं वो बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग के स्लो बढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो, ओवरऑल हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जनरल प्राइस राइज की बात करते हैं। लेट्स से कि ए इंसान है और बी इंसान है। ठीक है, ये 20 बना रहा था पहले और टाइम ये 25 बना रहा था। ठीक है, लेट्स से 20 ही बना रहा था, सेम क्वांटिटी से इजी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्राइसेस थे इतने ज़्यादा बड़े नहीं। ठीक है, प्राइस इंटू प्राइस, लेट्स से जो प्रोडक्ट इन्होंने 20-20 बनाए, अब उसकी एक की प्राइस है 100 रुपया, तो ये 2000 इसका टोटल आ गया, और इसका भी 100 है और ये 2000 आ गया, तो आप कहोगे कि इक्वल। अब क्या हुआ कि जो ए प्रोडक्ट बना रहा था, ठीक है, लेट्स से ए इज एग्रीकल्चर, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना रहा था, इसका प्राइस 200 हो गया, और इसका प्राइस जो है ऑन एवरेज 100-120 लगा लो, चलो ठीक है, इतना हुआ, कम बड़ा। तो यहाँ पे इसका जो टोटल कितना आ जाएगा, 20 इंटू अब कितने का है 200, तो ये कितना आ गया 4000। अब इसका शेयर देख लो फिर, 20 इंटू 120, ठीक है, कितना आ गया 2400। ठीक है, 20 इंटू 120, तो ये कितना आ गया 2400। तो अब आप देखो, पहले इनका शेयर देखो ऑलमोस्ट सेम था, अब क्या हुआ, बी का शेयर कम हो गया। तो अगर हम रियल टर्म में देखें, अगर मान लीजिए रियल टर्म में क्या है कि मैं यहाँ पे प्राइस हटा देता हूँ, राइस जो हुआ, तो जो क्वांटिटी सेम ही है, तो फिर तो सेम रहेगा, तो फिर वहाँ पे सेम है। लेकिन अगर हम उसको करंट के साथ देखते हैं तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे बी का जो है ए का जो शेयर बढ़ गया। सिमिलर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का प्राइस राइज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका आपको नॉमिनल के अंदर जो है, यहाँ पे ध्यान दो, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, ठीक है, जीवीए डिफ्लेटर को देखो ये कहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग देखो कहाँ पे लुढ़क रहा है, सबसे कम, ठीक है, तो इसमें इतना प्राइस राइज हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमें दिक्कत देखने को मिली। ओके, तो इट मीन्स कि जो अगर हम रियल के हिसाब से देखो क्वांटिटी उतनी सी है, तो वहाँ पे तो उसका शेयर स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे जब मैं देखता हूँ करंट प्राइस के साथ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर क्या था हमारा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें जो है
जो हमारा कंटेक्स्ट था कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिला, उसमें सबसे पहला रीज़न क्या है, दैट इज डिफ्लेटर डेटा। सेकंड है सर्विस आर ईजियर। तो अगर हम देखें कि सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया क्योंकि वो ईजियर है, उसमें लेस रेगुलेशन है, लेस कंप्लायंस है, फास्टर सेटअप है, जल्दी आप बना सकते हो क्योंकि ह्यूमन स्किल लगेगी, बाकी इतना ज़्यादा नहीं आपको सामान की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग में लैंड इश्यूज, पहले लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, लेबर लॉज है, कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाता है। रिजल्ट क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योर्स जो है आईटी, फाइनेंस, डाटा वगैरह जो सर्विस सेक्टर को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ईजी है, इतना ज़्यादा झमेला ही नहीं। ठीक है, तो ये है उस तरह से। इसके अलावा इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि जो जैसे रॉ मटेरियल है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, आप इधर अंदर बैठे हो, आपने बोला कि मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब ये अपनी कंट्री का बॉर्डर है, लेट्स से कि बाहर से जो सामान आ रहा है, जो आपको इंटरमीडिएट चाहिए, ठीक है, या फिर जो इनपुट आपको चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, ये रॉ मटेरियल के ऊपर, ठीक है, ड्यूटी लगती है जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब कॉस्ट बढ़ गई, आप लेके आए इधर इंडिया में, आपने उसको सेटअप करके प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ी, जिसकी वजह से क्या है, इस प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप फिनिश्ड प्रोडक्ट डायरेक्टली बना बनाई, आप कहते हो कि मैं क्यों बना, बाहर से ही फिनिश्ड प्रोडक्ट ले आओ, तो वो ठीक है, ठीक है, वो चीप पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या फिर अपने अंदर यहाँ पे क्यों मैन्युफैक्चर करना, फिर बना बनाई ले लो जो सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे इंपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स बिकम ईजियर और चीपर। इवन अगर मैं आपको बताऊं, चाइना एंड ताइवान से हम क्या खरीदते, आप देखते हो सोलर प्रोडक्ट जो है, सोलर पैनल से लेके, है ना, उसका जो मटेरियल होता है सैंपल हम इधर कर लेते हैं, बहुत अच्छा सैंपल करते हैं वी आर द वर्ल्ड्स असेंबली, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ से हम लेके आते हैं, जब लेके आओगे तो उनका क्या है कि प्रोडक्शन स्केल के ऊपर बढ़ गई, तो चीपर हो गया। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हम थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाते हैं उधर और उसको थोड़ा रखते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है डोमेस्टिक में उसको इंडस्ट्री को ग्रो करें। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आप ग्रो करो, आप सोचो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कोई बंदा बैठा हुआ है ना, क्लाइंट है, तो उसको क्या है, उसको प्रोडक्ट चाहिए, उसको डोमेस्टिक से महंगा मिलेगा, बाहर से अगर सस्ता मिल रहा है तो उसको ही प्रेफर करेगा। तो आप कितना टाइम होल्ड कर पाओगे, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट चैलेंज है, WTO में चले जाते लोग। ठीक है, तो ये है। ओके, फोर्थ रीजन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूज मोर इंटरमीडिएट इनपुट्स। सीक्रेट मसाले बहुत पड़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, सर्विस के मुकाबले। अगर आप देखोगे जैसे कितना आप जो है ग्रॉस वैल्यू ऐड करते हो, जीवीए क्या है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। जैसे मान लो आप कार बना रहे हो, कार के लिए स्टील चाहिए, है ना, अलग अलग पेंट चाहिए, कितने जो है इंटरमीडिएट पड़ रहे हैं। तो लेट से कोई 100 रुपए की चीज़ है, तो आपने इंटरमीडिएट के ऊपर ही 80 रुपए खर्च दिए, ठीक है, तो देन आपने 80 रुपए उधर गए, 20 रुपए ही आप ऐड कर पाए। अगर आप यहाँ पे देखोगे सर्विस के अंदर, सर्विस 100 रुपए का काम कर रहे हैं, 10 रुपए लग रहे हैं और 90 रुपए यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सर्विस के अंदर क्या कि ह्यूमन स्किल है, उसके लिए कॉस्ट कम है। इधर इंटरमीडिएट चीज़ों का ऐड ऑन करते 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 फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो है आउटपुट वहाँ पे बहुत ही कम बच जाती है, तो आप जो है वैल्यू ऐड बहुत कम करते हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, ये जो इंडस्ट्री कहाँ से क्रेडिट ले रही है, पहले बैंकिंग चैनल के ऊपर ज़्यादा फोकस था, अब इन्होंने बोला कि नहीं डाइवर्सिफाई हो गया, कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह, क्योंकि जो है यहाँ पे भी स्टेबिलिटी देखने को मिली है, उन्होंने अपने जो सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई कर दिया है। अब यहाँ पे क्विक फैक्ट कुछ दिए गए हैं, ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इंडस्ट्री के लिए, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है, तो मैंने टेबल बना दिया उसका। सीमेंट के अंदर हमारा सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, स्टील के अंदर वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है, कोल के अंदर 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ऑटोमोबाइल के अंदर देखें तो लार्जेस्ट 2 व्हीलर 3 व्हीलर है, 3rd लार्जेस्ट जो है पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का देखोगे तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर, फार्मास्यूटिकल के अंदर देखोगे 3rd बाय वॉल्यूम, ठीक है, 20% जो है ग्लोबल जेनरिक डिमांड हम जो है देते हैं उनको, राइट। इसके अलावा जो है इंडिया करंटली रैंक एट 11th ग्लोबली इन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बाय वैल्यू एंड 3% बाय शेयर। तो ये कुछ यहाँ पे जो है डेटा है। ओके, अब यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी देख लो। इंडियन अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 2% ऑफ GDP, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कल्टीवेटर है हम कॉटन बाय एकर्स, अगर एरिया के हिसाब से देखोगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एंड कॉटन है, 6th लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल,
ठीक है, विद शेयर ऑफ 4% इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट। तो ये डेटा है, यहाँ पे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसमें कुछ करने वाली बात नहीं। एमएसएमई का भी कुछ डेटा देख लेते हैं, ठीक है। अराउंड जो 35% मैन्युफैक्चरिंग का, 48% जो है एक्सपोर्ट का, 31% जीडीपी का, एंड सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब R&D, अभी मैं ना कल परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ किसी ने डाला हुआ था, हेडिंग पढ़ा मैंने, बीच में घुसा नहीं, कि इंडिया के अंदर जो है अराउंड 75% लिखा था, मुझे नहीं पता कि उसमें कितना सच है कितना है, क्योंकि मैंने वो खबर पढ़ी नहीं अंदर से। IITians जो है बाहर जॉब कर रहे हैं फॉरेन में। आप ईरान को देखो, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए, भाई उस कंट्री के पास कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने उनका जो ब्रेन्स वहीं पे उन्होंने देखो कहा कि भाई अब हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हमेशा मेरी बात याद रखो, हम जैसे इसराइल से भी डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं, रशिया के ऊपर डिपेंड है US, है ना। तो ये आप इंडिजीनियस के ऊपर फोकस करो, इंडिजीनियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो जिस तरह के नए नए चीज़ें ईरान निकाल रहा है पिटारी में से, तो किसी ने देखी नहीं। ईरान इज़ फाइटिंग नेक्स्ट जनरेशन वॉर, बिलीव मी। उन्होंने क्या किया है, अंडरग्राउंड टनल बनाए। आप दुनिया के जितने मर्जी मैं बोल रहा हूँ, जितने मर्जी डिफेंस सिस्टम ले आओ, कि आपने रडार लगा दिया मैं उसको बचा लूँ, कुछ नहीं होता। जब इतना ज़्यादा उन्होंने कॉस्ट ही इम्पोज कर दी US और इसराइल के ऊपर, कि उनका 20-20 हज़ार का डॉलर का जो ड्रोन है वो $1 मिलियन की मिसाइल रोक रही है, ठीक है। तो अब कितने ड्रोन तो बहुत ही बनाए गए वो, तो उन्होंने क्या किया, क्वांटिटी बहुत बना दी कि कितने को रोक पाओगे। तो अब इसराइल के अंदर भी देखोगे, अब वो देख रहे हैं कि अगर अमीरों का एरिया उसको उसके अंदर नहीं मिसाइल करनी चाहिए, उसको रोको, गरीबों वाला जाने दो। गरीबों का यही हाल होता है हर जगह, आपको पता है। तो ईरान ने क्या किया, वो अंडरग्राउंड टनल, वही बचने का तरीका है, ठीक है। तो अब आप देखोगे 2 जगह है बचने की, जो भी सैटेलाइट से दिख रहा है वो समझो डिस्ट्रॉय हो सकता है। एक तो अंडरग्राउंड टनल, दूसरा है बॉटम ऑफ ओशियन, जिसके ऊपर चाइना काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सबमरीन्स, कि वहां पे हम छुप जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये जो R&D के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने डिपेंडेंसी नहीं बनाई, उन्होंने बोला कि ठीक है हम अपना बनाएंगे। तो हमें उनसे मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए। देखो एक मैंने कहानी सुनी थी कि एक बंदा था कि ऐसे बाहर बैठे ठंड से कांप रहा था, तो जो घर बंद था, ठीक है, किसी घर के बाहर बैठा था, तो वो बंदा जब आया तो उसने देखा कि यार ये तो ठंड से कांप रहा है, तो उसने बोला कि रुक मैं तुझे अभी कंबल देता हूँ। वो अंदर चला गया। अब वो अंदर चला गया, अपना बिजी हो गया, उसने भूल गया। तो सुबह आके देखा तो वो बंदा मरा पड़ा था। रीज़न क्या है कि उसने उम्मीद पाल ली कि अब मुझे कंबल मिलेगा, उससे पहले वो सर्वाइव कर रहा था। यही दिक्कत है कि जितना जब हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, इंडिजीनियस के ऊपर फोकस करेंगे, तो हम वी कैन अचीव सो मच। हमारे दिमाग हो सकता है दूसरों से बहुत ही अलग बना लें। हम ये क्यों कहते हैं कि भाई US जो है, US ने जो बना लिया, इसराइल ने बना लिया, हम बना ही नहीं सकते, है ना। ये तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है, GDP का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितना है, अपना है ही नहीं कुछ। US, चाइना, इसराइल 2.525% है। ऐसा नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास जो है उसको ट्रांसलेट करने के लिए, स्केलेबल कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए वो नहीं है। तो मतलब हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। जैसे मान लीजिए इट इज़ जस्ट लाइक अभी आप सोच रहे हो IAS बनूंगा, मैंने ऐसे बनूंगा, मैं ऐसे कोट पहनूंगा, ऐसे बंद गला, ये वो सब कुछ सोच रहे हो। अब उसके बाद क्या है दूसरा स्टेप। तो पहला तो आपने सोच लिया, ठीक है, थिंकिंग आपने कंसेप्ट बिल्ड कर लिया कि भाई ये है चीज़ और इसके ऊपर मैं करूँगा। उसके बाद क्या करना है आपको एक एनवायरनमेंट बनाना है कमरे के अंदर, किताबें रख ली, सब कुछ रख लिया, ये वो सारा कलर, हाई फाई कलर, अलग अलग कलर के पेन आ गए, हाईलाइटर आ गया, सब कुछ, एक कॉफ़ी का मग चाहिए, ये वो सारा ऐसे डिज़ाइन कर लिया। सब कुछ करके आगे फिर मैं थक गया, मैं सो जाता हूँ। जबकि अब दूसरी स्टेज में क्या था, पहली स्टेज में ये काम हो गया, दूसरी में वो एक एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ना है, तीसरी स्टेज में क्या है, आपको परफॉर्म करना UPSC एग्जाम में जाके। तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे जाके खत्म हो जाते हैं। दिस इज नोन एज वैली ऑफ डेथ, यहीं पे जाके खत्म हो जाते हैं। यही हाल हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो एक है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, कि कोई भी चीज़ आप निकाल रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी है, उसको हमने एप्लीकेशन तक लेके जाना है। नासा ने ये इनिशियली डिज़ाइन किया था। स्टार्टिंग के अंदर क्या है, 1 to 3 TL 1 to 3 के अंदर क्या है कि आप क्या करते हो, आप बेसिक रिसर्च करते हो, अर्ली रिसर्च, उसके ऊपर आप काम करते हो। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे 4 to 6 आता है। 4 to 6 के अंदर क्या है, जब आप टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हो,
ठीक है, 1 to 3 बेसिक सर्च, देन अगर हम देखें 4 to 6 क्या है, डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आप क्या कर रहे हो, आप प्रोटोटाइप बनाया, आपने प्रोटोटाइप जो है उसके अंदर क्या है, वो मॉडल बनाया, आपने एक एनवायरनमेंट मिला, वहाँ पे उसको टेस्ट करके देखा कि जो मैंने सोचा था, रिसर्च की, उसको अब जो है वहाँ पे करने की बात है। उसके बाद क्या है, 7 to 9 स्टेजेस के अंदर क्या होता है, आप उसकी डिप्लॉयमेंट करते हो। डिप्लॉयमेंट, अब जो है आप ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का डिप्लॉय करते हो। तो इंडिया वाले यहाँ पे पहली 1 to 3 में बड़े अच्छे हैं। ठीक है, 1 to 3 में हम बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, बट यहाँ पे जब 4 to 6 आती है स्टेज, जहाँ पे उसको प्रोटोटाइप बनाना है, उसको टेस्ट करना है, यहाँ पे हम जाके फंस जाते हैं। दिस इज अ मेजर गैप। जब हम यहीं पे फंस गए तो यहाँ पे मार्केट रेडी तो हमारा प्रोडक्ट कोई हुआ ही नहीं। दिस इज इकोनॉमिक सर्वे को क्या बोलता है, वैली ऑफ डेथ। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग, पायलट प्रोजेक्ट, यहीं पे हम घूम रहे हैं, इस स्टेज तक नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा काम थोड़ा सा खराब है। कितने IITians है ना जो पढ़े लिखे बहुत ज़रा हाई फाई, वो चले जाते हैं बाहर, तो फिर हम कहते हैं कि बाहर चले गए, हमने पढ़ा। ऐसा नहीं होता, ये इमोशन से नहीं चलती दुनिया भाई। दुनिया के अंदर वो सीधा कहते हैं कि भाई ठीक है, हमें रखना है तो इतने पैसे दे दो। और यहाँ पे अगर हम विलिंग है तो मतलब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, पैसा देंगे तो डेफिनेटली हम उनको रख पाएंगे, अदरवाइज कैसे रख पाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे सर्वे ने यहाँ पे एफर्ट क्या किया, गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए दिया। इसके अलावा अगर आप सर्वे ने कुछ प्रपोज किया है, सर्वे कह रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तुम्हारी प्रोटोटाइपिंग में है ना, तो हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो आप ट्रांसलेशनल रिसर्च सेंटर बनाओ, प्रोटोटाइपिंग के लिए मॉडल बना के आप उसका वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। इंडिया की पोजीशन अगर आप देखोगे तो अच्छी है, ठीक है, वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट है स्कॉलरी पब्लिकेशन के लिए, 38th है ग्लोबल इनोवेशन, हालांकि उतना अच्छा नहीं, 4th है ट्रेड में, 6th है पेटेंट में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रीसेंट रैंक्स हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर हमारे पास क्या है, सर्विस सेक्टर, इंडिया इज वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये आपको ध्यान देखना है। सर्विस सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ FTA। FTA सबसे ज़्यादा इधर ही आता है। ठीक है, FTA कितना आता है, 80% FTA इनफ्लो हुआ है रिसेंट टाइम में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में, दूसरे नंबर पे प्रोफेशनल सर्विसेज, देन फाइनेंस, एनर्जी, गैस, एंड उसके बाद ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, ठीक है, ओके। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट में ये लीड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है MSME आ गया। देन यहाँ पे अगर सर्विस सेक्टर को ओवरऑल देखो, अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी इसमें राइस है। एक्सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है अराउंड 40% जो है टोटल सर्विस का एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या, विद रेफरेंस टू रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। सर्विस सेक्टर नाउ कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज GDP। ठीक है, द शेयर ऑफ सर्विसेज इन GVA हैज रीच्ड इट्स हाईएस्ट रिकॉर्डेड लेवल डिस्पाइट लो रिसिपिएंट ऑफ FDI। The rising share of service reflects the growing importance of digitally delivered and tradable services। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, लोएस्ट रिसिपिएंट, ये थोड़ी है, ये तो गलत। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। कहता है कि शेयर ऑफ सर्विसेज इन GVA हैज रीच्ड इट्स हाईएस्ट रिकॉर्डेड लेवल डिस्पाइट लो। तो मतलब उसने एक रीजन उसने बताया कि हालांकि लो है तब भी हम इतना है। तो अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है यार, वो कन्विंस कर रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट आपको कन्विंस कर रही है कि भाई मान जाए ये सही है, कन्विंसिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये गलत है, राइट। तो यहाँ पे 1 और 3 राइट, ओके। AI के बारे में यहाँ पे कुछ बताया, फंडिंग जो है वो कह रहा है कि AI स्टार्टअप तो बहुत बढ़ रहे हैं, हर कोई AI की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो फंडिंग की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो कि जो मेजर फंडिंग है कहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है कि एप्लीकेशंस के ऊपर है 30% एंड सर्विसेज के ऊपर है 7% के आसपास। अगर आप देखोगे कि स्टेट वाइज के जो जनरेटिव AI स्टार्टअप्स हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कर्नाटका इसमें बहुत लीड कर रहा है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू रीसेंट ग्रोथ ऑफ जनरेटिव AI startup in India, consider the following statement, है ना। Generative AI has emerged as one of the fastest growing segment in India's technology ecosystem. Majority of the funding has been directed towards the service-based firms rather than infrastructure. Maharashtra is leading Gen AI hub, hosting 39% of India's Gen AI startup। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको महाराष्ट्र के अंदर हाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही है,
तो अगर आप इंडिया में एक स्टेट में आपको कहूँ कि पिक करो जहाँ पे जो एआई के ज़्यादा स्टार्टअप हो सकते हैं, तो लॉजिकली आप महाराष्ट्र पिक करोगे, लेकिन वो है नहीं। तो यहाँ पे वही लॉजिक को जो है आप कहोगे कि हाँ यार महाराष्ट्र के अंदर लॉजिक तो लग सकता है, बहुत ही बिजनेस है, बड़े बड़े लोग हैं, तो वहाँ पे एक डिमांड भी है। तो उस तरह से आप लिंक करने की एग्जाम में कोशिश करते हो। मेरा ये मानना है कि जब ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है तो या तो आप सही हो या आप गलत हो, इसमें एक अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। कोई भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट आती है, आपको लगता है कि मुझे अटेम्प्ट करनी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप अटेम्प्ट करोगे तो उसको गलत करोगे तो नुकसान ज़्यादा है, इससे अच्छा छोड़ दो उसको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, थर्ड गलत है, देन मेजोरिटी ऑफ फंडिंग इज सेकंड गलत है, तो पहली अपनी ठीक रहेगी। ओके, ये डेटा सेंटर, रिसेंटली ईरान ने बोला कि हम डेटा सेंटर उड़ाएंगे और अटैक वगैरह कर रहा है। तो डेटा सेंटर को अगर आप देखोगे तो इंडिया 20% वर्ल्ड का डेटा जनरेट करता है, तो हम कितने लोग ही बहुत हैं। और यहाँ पे सिर्फ इंडिया में कितने 3% ग्लोबल डेटा सेंटर है इंडिया में। अब डेटा सेंटर में क्या होता है कि आपको इक्विपमेंट तो चाहिए, मशीनरी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती है उसको मेंटेन करने के लिए। अब वो उसकी डिमांड, एनर्जी डिमांड बहुत है। तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए इंडिया का डेटा फॉरेन कंट्री में है, तो हम उतना सिक्योर नहीं है, हम चाहते हैं हमारा डेटा इधर ही हो, है ना। डेटा जो है, डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा ही तो बिक रहा है दुनिया के अंदर, डेटा बिकता है। जो गूगल ने जो है एक प्रोजेक्ट है, रिसेंटली हमने क्या पढ़ा था, सन कैचर, उसके अंदर क्या है कि भाई वो कहते हैं कि सैटेलाइट ऊपर लगा देंगे, उसी से जो डेटा प्रोसेस होकर फाइनल जो आउटपुट ही नीचे आएगी। तो वहाँ पे क्या है, सन की इलेक्ट्रिसिटी लेगा वो, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखेंगे। तो ये गूगल ने ये बोला, ठीक है, इसलिए बोला बिकॉज यहाँ पे इंडिया की अगर कैपेसिटी देखोगे, इकोनॉमिक सर्वे करा 8 गीगावाट पहुँच जाएंगे हम 2030 तक, ठीक है। तो इंडिया में कितने, जस्ट 3% डेटा सेंटर है। इकोनॉमिक सर्वे ने एक और टर्म यूज किया, ऑरेंज इकोनॉमी। अब यहाँ पे एक ही सीधा क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्रिएटिव इकोनॉमी को बोलते हैं, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, अभी रिसेंट टाइम में गेमिंग, है ना, ये सारी चीजें, क्रिएटिविटी, कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो आइडियाज, नॉलेज, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से आपका आ रहा है। तो अगर आप सिंपल याद रखोगे, ऑरेंज इकोनॉमी मतलब इट इज क्रिएटिव इकोनॉमी, जो आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे रेफर्स द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका आप आंसर दो। तो अगर यहाँ पे आंसर देखे तो बी इज द राइट आंसर, राइट, क्रिएटिविटी, कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट, ये भी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर है चैप्टर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम देखें तो ऊपर में ही ये चैप्टर आ जाता है, लेकिन क्योंकि हमने वहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इनको इकट्ठा पढ़ा था, तो इसलिए हमने वो चैप्टर ऊपर कर दिया, ठीक है। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एक फॉर्मूला है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो अराउंड 4.5% 2025-26, अगर आप देखोगे फिजिकल डेफिसिट को यहाँ पे, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि भाई हाँ डिक्रीज हो रहा है। इस टाइम पे 2021 के आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, कोविड और ये सारी चीज़ें थी, उसके बाद ये ट्रेंड डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे है क्या, फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट को कितना चाहिए एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, यहाँ पे पहले इसको सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं, देन यू कैन बेटर कोरिलेट, है ना। मैं ऐसा नहीं कि मतलब उसको पूरा मैं जो बेसिक से लेके वो सारा हाई तक ले जाऊंगा, नहीं, रखेंगे हम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ही कि उतना रखना है कि आपको बस समझ आ जाए कि सर्वे में क्या लिखा है। देखो सिंपल सी चीज़ है कि आप आपके घर में लेट से कि आपकी जो सैलरी है लेट से वो है 1 लाख, ठीक होगी बात, साल का आपने 12 लाख बना दिया, ठीक है। अब क्या है कि आपने जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो आपका हो गया 15 लाख, और आपकी कमाई कितनी है, रिसीव 12 लाख। तो आपके पास क्या हुआ कि आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो डेफिसिट आ गया, इट मीन्स कि 3 लाख जो है डेफिसिट है। ये 3 लाख है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी यू बोरो टू मीट योर एक्सपेंसेस। ये क्या है, अमाउंट ऑफ मनी जो आप बोरो करोगे, दैट यू बोरोड टू मीट एक्सपेंसेस, है ना। आप अपने खर्चे के लिए जो अमाउंट बोरो कर रहे हो वही तो है ना। अब ये कहाँ से, मान लीजिए आपने बोला कि आपके खर्चे 15 लाख हो गए, आप बोलोगे सर है तो 12 लाख, तो आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, थोड़ा बहुत लोन ले लिया, तो ये सारा कर करा के आपने 15 लाख खर्चा कर दिया, जबकि कमाई है 12। तो यहाँ पे 3 लाख क्या है, ये वही अमाउंट है जो आपने बोरो की है।
ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट की है ना, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है गवर्नमेंट का, ठीक है, माइनस टोटल रिसीप्ट। मैंने ये कर दिया कि गवर्नमेंट को कितना टोटल आया, टैक्स से आया, नॉन टैक्स से आया, सारा कुछ ले दे के गवर्नमेंट के पास कितना आया, और गवर्नमेंट ने खर्चा भी किया। अब खर्चा भी किया, अब खर्चा हो रहा है ज़्यादा, ये हो रहा है कम, ठीक है, रिसीप्ट जो है कम। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो इसको भी तो बोरो करना पड़ेगा। सो फिजिकल डेफिसिट इज अमाउंट गवर्नमेंट नीड टू बोरो टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। सेम उसी लेवल पे जैसे हमने अपनी एग्जांपल ली, खुद के साथ जोड़ के जितना रखोगे इकॉनमी उतनी आसान है। तो खुद के साथ जोड़ के रखा, अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूं, तो भाई भाई हर जगह वही हो रहा है, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी यू बोरो टू मीट योर एक्सपेंसेस। अब दूसरा कंसेप्ट भी देख लो, पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है जी। इसने 15 लाख खर्चा किया, 12 लाख जो है इसके पास आया था पैसा, और ये 3 लाख माइनस में चला गया, तो इसने इट मीन्स के बोरो किया। बी ने भी 15 लाख खर्चा किया, 12 लाख माइनस हो गया, तो इसका भी माइनस 3 लाख है, इट मीन्स कि इसको इतना बोरो करना पड़ा, ठीक हो गया। अब दोनों में से क्या दोनों बराबर हैं, मैं आपसे पूछूं तो आपको लगेगा हाँ सर बराबर तो है, दोनों में सेम ही गलती की है, नहीं, जरूरी नहीं है। अब मान लो ए ने जो खर्चा किया है, ठीक है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा। कैपिटल मतलब उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, इसके अंदर भी जो इसने खर्चा किया वो रेवेन्यू भी होगा डे टू डे के लिए, है ना, कैपिटल भी होगा, ठीक है। तो ये कहना कि जो ए बढ़िया है या बी बढ़िया, ये डिपेंड करता है आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया है। मान लीजिए ए ने ज़्यादा किया है, तो ए ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा यहाँ पे ऐड होगा, तो उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी, रिसीप्ट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो उसको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। अब बी ने क्या किया, उसने कैपिटल में कुछ किया ही नहीं, उसने सारा ही उड़ा दिया पैसा, तो इसके लिए कुछ नहीं आएगा। सो ये कहना, सिमिलरली गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट देख के ये कहना कि भाई गवर्नमेंट जो है ये घाटे में है, ये उसमें, हम पूरी पिक्चर नहीं बता सकते जब तक हमें ये नहीं पता लगे गवर्नमेंट जो है कैपिटल के अंदर कर क्या रही है। अब यहाँ पे ये बात होगी। अब फॉर्मूला देख लो, क्योंकि ये फॉर्मूलाज जो है प्री के अंदर पूछे गए, फिर हम कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखो, फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेट रिसीप्ट। नॉन डेट रिसीप्ट मतलब आपका कर्जा नहीं आप कोई ले रहे हो, ये निकाल के ही आपका जो नेट आएगा, ठीक है। वो जो नेट आएगा जो आपका माइनस में है वो आप लोगे कर्जा, फिर वो तो बोरो करना पड़ेगा। तो जो बिना बोरो किए जितना आपके पास आ रहा है, इट इज जस्ट लाइक कि यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि 12 लाख सैलरी है, ये क्या बिना बोरो किए, उसने काम किया उसके लिए सैलरी है ये ना। तो जो बोरो तो बाद में करेगा जब उसको जो है घाटा पड़ गया और 3 लाख का बोरो करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि नॉन डेट रिसीप्ट कितने आ रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आ सकता है, आपके डेली लाइफ के खर्चे होंगे, और उसके बाद जो है जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो सैलरी देनी है, सब्सिडी देनी है ना, इंटरेस्ट पेमेंट देनी है जो लोन लिए हैं उसके ऊपर, तो वो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, रोड्स बना दी, डिफेंस लोन दे दिए, वो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो अच्छा है बिकॉज एसेट बन रहा है तो पैसा आएगा, वो जाके इधर आ जाएगा दोबारा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो टोटल एक्सपेंडिचर को हमने डिवाइड कर दिया दो में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो रिसीप्ट है, टोटल नॉन डेट रिसीप्ट, जो टोटल रिसीव है गवर्नमेंट को आएगा, वो कहाँ से आएगा, एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ गया, टैक्स रेवेन्यू आ गई, नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गई, ये सारी आ गई, ठीक है, गवर्नमेंट को। दूसरा है नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट, कि भाई कैपिटल जो है गवर्नमेंट को वो भी आ रही है, जैसे मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, कोई लोन दिया था उसकी रिकवरी कर ली, तो वो यहाँ पे आ गया। अब अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से तो फिजिकल डेफिसिट अपना कम हो रहा है, ठीक है। इट मींस कि यहां पे जो है एक्सपेंडिचर ये भी इतना ज्यादा नहीं होगा, रिसीप्ट बड़े होंगे, है ना। ये जो कोशिश हो सकती है, हालांकि इसमें चेंज भी आ सकता है, तब भी फॉर्मूला फिट बैठ सकता है, बट मतलब रिसीप्ट बड़ा होगा, एक्सपेंडिचर को थोड़ा कंट्रोल किया होगा। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा सा जो है मॉडरेट है, ठीक है। इसके लिए क्यों है, गवर्नमेंट ने बोला कि हमने सब्सिडीज को थोड़ा सा कम कर दिया,
अब सब्सिडी क्या वाकई में कम हो गई है, मतलब कम लोगों को देना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं है, मैं अभी 1 बाय 1 इनको क्लियर करूंगा। दूसरा, गवर्नमेंट कहती है कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बढ़ाया गया है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमने बढ़ाया, तो वो अच्छा है, हमारा रिसीप्ट बढ़ेगा। यहाँ पे भी जो है टैक्स रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जो बेस बढ़ गया, टैक्स बेस बढ़ गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा आया, तो जिसकी वजह से हम जो है फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश की है हमने। अगर हम इसी फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वाला रिसीप्ट वाला जो रेवेन्यू इधर ले आए, हम एक्सपेंडिचर वाला हमने इकट्ठे कर दिया, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, ये हो गया, दिस इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। ये दोनों का ये बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये वाला एज इट इज हमने लिख दिया। तो फॉर्मूले का कितने तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वो रेवेन्यू डेफिसिट दे देगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे देगा, नॉन डेट कैपिटल एक्सपेंडिचर दे देगा, बोलेगा फिजिकल डेफिसिट निकालो, फिर आपको ये फॉर्मूला ड्राइव ही करना पड़ेगा। तो बेटर इकोनॉमिक सर्वे ने जैसे दिया है फॉर्मूला एज इट इज है, मैंने कुछ इसमें चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं हम, तो वो भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको डेटा से दिख रहा है, ओके। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, पहली पॉइंट जो हम बात कर रहे थे। तो कहाँ से आया, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीप्ट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था टैक्स, नॉन टैक्स, ठीक है, आरबीआई कुछ पैसा दे रही है, देन टैक्स से कुछ पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हायर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे तो जो टैक्स बेस है वो ब्रॉड हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे प्री पेंडेमिक एंड पोस्ट पेंडेमिक के ऊपर यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको रेवेन्यू रिसीप्ट जो है उसकी रेशियो बड़ी है जीडीपी के कंपैरिजन, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ये भी बड़ा है, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स ये भी बड़ा है। अब इसका कारण क्या है, इनकम टैक्स फाइलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हालांकि गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा इनकम टैक्स आपको पता है कितना एक्टिव हुआ है ना, इस बार तो उन्होंने यही वगैरह लगा के सोशल मीडिया से उठा के है ना सारा कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, उसमें शेयर जो है डायरेक्ट टैक्स का इंक्रीज हुआ है। डायरेक्ट टैक्स आप देखोगे तो 52 से 59 चला गया, ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या है कि स्ट्रॉन्ग एवरेज बयान्सी देखी गई हमने नॉन कॉर्पोरेट में, मतलब जीडीपी के कंपैरिजन वो कितना इंक्रीज हो रहा है। टैक्स बयान्सी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब इस इट मीन्स कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, एक से ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू जीडीपी, ठीक है। तो टैक्स जो है वो फास्टर ग्रो हुआ है एज कम्पेयर टू इकॉनमी, इकॉनमी की कंपेयर जो है ना वो ज़्यादा बड़ा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द स्ट्रॉन्ग टैक्स बयान्सी 1.8, तो मतलब ये डेफिनेटली इकॉनमी से तेज बढ़ा है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई ये तो ठीक है कि फाइलिंग बड़ी है, और इनकम टैक्स ने भी जो है एक अच्छा यहाँ पे मेथड यूज़ किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जिसको नज बोलते हैं, नॉन इंट्रूसिव यूजेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल, कि मतलब ऐसा नहीं कि वो अजय देवगन की तरह सुबह मुंह धोया और रेड पे निकल गए, है ना, ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए आपने फाइलिंग की है, उसके बाद अपडेट करना कि इसमें ये चेंज कर दो, वो चेंज, बड़े प्यार से, ठीक है, प्यार से वो लोग मान भी गए कि हाँ ठीक है, तो उनका बिहेवियर चेंज किया, ठीक है। बिहेवियर जैसे आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर जब सीएम बने थे तो उन्होंने क्या बोला था कि हम अब रेड वगैरह को कम करेंगे, और उन्होंने ये डेटा दिया था कि अब जो इंडस्ट्री वाले हैं वो ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, ठीक है, वो सभी, क्योंकि देखो क्या होता है, आपने कमाया तो जेन्युइन जो बनता है वो दे दिया, ऐसे जब फिजूल होता है कि आपको रेड भी पड़ गई, वो हमें तोड़ भी गया, है ना, तो ये दिक्कत होती है, ओके। तो नज आपको याद रखना किसका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ओके। और क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में देखें तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो मॉडरेट है, इतना उसमें कुछ नहीं है, डिक्लाइन हुई है थोड़ी सी। रीज़न क्या है, हमने एक्साइज ड्यूटी को 2021-22 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर डिक्रीज किया। कस्टम ड्यूटी की बात करें, इसमें भी इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल के ऊपर जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना था, इसलिए हमने वो रिड्यूस कर दी, क्योंकि अदरवाइज जो अपना जो रॉ मटेरियल आ रहा था वो महंगा हो रहा था, जिसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही थी।
जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे अगेन एक डेटा देखने को मिला, जीएसटी के अंदर रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है, चलो पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हुई है, मतलब इसमें ग्रोथ डिक्रीज हो रही है लेकिन जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्या रीज़न है इसके ऊपर देखेंगे। यहाँ पे क्या है रीज़न, पहले देखो टैक्स बेस एक्सपेंशन हुआ है, हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर ने सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो कि जो लोग हैं कितना ज़्यादा वहाँ पे भर रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई, इनफैक्ट वो थोड़ी 6.7% पे चली गई। तो ग्रोथ तो इतनी नहीं है लेकिन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला। अब इसके अंदर ग्रोथ क्या है कि बिकॉज जीएसटी है तो ये नॉमिनल जीडीपी के ऊपर लिंक्ड है, तो मतलब इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन रिसेंट टाइम में इतनी देखने को मिली नहीं, अब आएगी ईरान लेके आएगा तो जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा उसमें ग्रोथ में जो है बढ़त दिखी नहीं, ठीक है। तो ये है लो इन्फ्लेशन रहेगी तो यहाँ पे आपको ग्रोथ कम दिखेगी, लेकिन टोटल कलेक्शन क्यों बढ़ गई, क्योंकि नंबर बढ़ गया लोगों का। ये हमें हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर क्या होता है, जो तुरंत रियल टाइम में हमें बता देता है कितनी का, मतलब अब जैसे क्या होता है कि आप कोई इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है, अब साल बाद या 6 महीने बाद जब उसका डेटा आएगा तब जाके हमें पता लगेगा क्या हुआ। यहाँ पे क्या रियल टाइम में भी आपको पता चल जाता है कि भाई उसी टाइम पे भी क्या हो गया क्या नहीं हुआ। जैसे ई वे बिल है, ई वे बिल जो है बेसिकली डिजिटल परमिट है ना। जैसे आपको कोई भी गुड्स है, गुड्स की ट्रांसपोर्ट करना है तो यहाँ पे क्या होता है ऑनलाइन एक ई वे बिल जनरेट होता है, तो कितने जनरेट हुए उसके हिसाब से मैं अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि भाई कितना ये आगे चल के हमें बेनिफिट देगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कितने सेल हुए उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हाँ कितना यहाँ पे हुआ। यूपीआई ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। तो उस इट मीन्स के डिमांड कितनी का है उसके हिसाब से जो है हमें तुरंत जो है रियल टाइम में पता चल जाता है, उनको बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर। ओके, ग्रोथ पैराडॉक्स इसमें क्या देखा, वाई जीएसटी ग्रोथ फील्स स्लो इवन थो ग्रोथ कलेक्शन मोर मनी देन एवर बिफोर। तो मतलब कलेक्शन तो बहुत बढ़ गई बट ग्रोथ स्लो होगी, है ना। रीजन क्या है, लो इन्फ्लेशन रिसेंट ईयर में, क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी के साथ लिंक है, मैंने आपको बता दी जीएसटी। हाई वॉल्यूम ई वे बिल्स जनरेट हुए, ये मैंने आपको बता दिया। ग्रोथ एक्टिव जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स बेस बढ़ गया, है ना। इसके ऊपर हमने बात फिलहाल कर ली है। अगर आप देखो जीएसटी 2.0 जो रिफॉर्म है, दो स्ट्रक्चर 18% स्टैंडर्ड 5% मेरिट, 40% डीमेरिट या बहुत ही जो लग्जरी गुड्स है उनके ऊपर लगा दिया गया गवर्नमेंट ने, बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर दिया। और क्या एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट का भी, कंजप्शन बूस्ट होगी, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड के ऊपर इफेक्ट होगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो जो वर्किंग कैपिटल है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, उसके हिसाब से आप होगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी हमारा प्री के हिसाब से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के ऊपर इतना नहीं, आपको अंदाजा से लगाना कि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बना दिया उसने, तो आपको ये देखना है कि मान लीजिए अच्छा क्या हो रहा है, जो अच्छा होगा वही उसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर्वे ने ये बताया कि किस सेक्टर के ऊपर कितना जो है यहाँ पे लगा है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। आप इसको देख सकते हो, ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ओके। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर कि भाई अब गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसीव हो रहा है उसमें टैक्स वाला तो हमने देख लिया कि बेस बढ़ गया है ना, जीएसटी भी रिकॉर्ड कलेक्शन होगी। जो नॉन टैक्स है उसमें आरबीआई ने भी पैसा दिया है, आरबीआई ने भी जो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई रिसेंटली, डॉलर सेल किए, वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से बेनिफिट उसको हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सीपीएसई परफॉर्मेंस भी बढ़ी है। और यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, अब रिसीप्ट की बात होगी तो अब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कहाँ पे, खर्चा कहाँ पे किया। मैंने बताया अगर फिजिकल डेफिसिट कम किया है तो इट मीन्स के रिसीप्ट बढ़ा है, हमने देख लिया भाई टैक्स से भी बढ़ा है और बाकी चीज़ों से भी बढ़ रहा है। जो खर्चा है उसको भी मॉडरेट, देखो सब्सिडी, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मॉडरेट हुआ है, ठीक है। 13.6% ऑफ जीडीपी से लेकर 10.9%, ठीक है। तो मतलब अब ये नहीं कि खर्चा बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर किया गया हमने, है ना। तो बेसिकली आप देखोगे जो एक्सपेंडिचर है हमने दो चीज़ें की, कैपिटल को बढ़ा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हमने कम कर दिया इन दैट सेंस, ठीक है। इट मीन्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो और पैसा आएगा हमारे पास, वो अच्छी बात है, कैपिटल के ऊपर होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों मॉडरेट हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी कम हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी कम होने का मतलब क्या है,
इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब्सिडी कम चलेगी, बेसिकली उन्होंने लीकेज को कंट्रोल किया। अगर आप एक डिकेड का देखोगे, बेनिफिशियरी कवरेज जो है कितने लोगों को मिल रहा है वो एक्सपेंड हुई है, वो बड़ी है, लेकिन तब भी सब्सिडी कम हुई है बिकॉज हमने लीकेज को कम किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, तो वो सारा हमने किया, इसकी वजह से हमने इसको कंट्रोल किया। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया जस्ट इन टाइम फंड रिलीज रिफॉर्म भी गवर्नमेंट लेके आई। इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो बहुत सी स्कीम होती है, पैसा भेजना है तो जो इंटरमीडिएट अकाउंट है स्टेट के अंदर चला गया, फिर आगे आगे चल के वो सारा वहाँ पे पैसा पड़ा रहता था। अब इन्होंने बोला ऐसा नहीं, फंड तभी रिलीज करेंगे डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में काम चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्ली जो है रिड्यूस आइडल बैलेंसेस, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेंथ, एफिशिएंसी, इट रिप्लेस अर्लियर क्रेडिट पुश बल्क सिस्टम, जहाँ पे बल्क फंड दे दिया जाता था और बार बार रिलीज धीरे धीरे होता रहता था, उसमें पैसा तो फंस गया अपना। अब क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फंड रिलीज ओनली व्हेन एक्सपेंडिचर होगा तभी। अब इसके लिए दो मॉडल है, एसएन स्पर्श है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, इसके अलावा टीएसएन टीएसए हाइब्रिड मॉडल है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आप जस्ट इन टाइम फंड रिलीज रेफर्स टू, ये देख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, फंड रिलीज ऑफ फंड्स ओनली व्हेन देयर इज अ रिक्वायर्ड ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तभी रिलीज होगा, अदरवाइज वो हमारे पास ही है, ठीक है। एक्सपेंडिचर के अंदर और क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और क्या क्या आता है, इंटरेस्ट पेमेंट। अब आप इंटरेस्ट पेमेंट भी करोगे, ठीक है, जो भी आपने जो है जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, तो अगर आप देखोगे ये इंक्रीज हुई है, ठीक है, इंक्रीज हुई 3.1% जीडीपी थी प्री पेंडेमिक लेवल के ऊपर, तो अब थोड़ी इंक्रीज हुई है, क्यों, बिकॉज आपने कोविड के टाइम पे हमें बोरो करना पड़ा, अब जो बोरो किया उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ठीक है, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हमें बोरो किया, इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने फिर एक्सपेंडिचर जो है मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो 1.7% ऑफ जीडीपी से लेके ये आ गया 2.9%, तो मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने मॉडरेट कर दिया, कैपिटल बढ़ा दिया, इट मीन्स कि दिस इज अ गुड न्यूज़, क्योंकि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जा रहे हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 2.7% था पहले प्री पेंडेमिक, अब क्या है 3.9, वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब ये क्या होता है, देखो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये होता है जनरल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल टू स्टेट्स। अगर आप यहां पे देखो, एक तो हो गया केपेक्स, ठीक है, वो आपको दिख रहा है, एक है ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल एसेट, तो मतलब एक तो हो गया कि गवर्नमेंट ने खुद जो कैपिटल के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया, वो तो हमें दिख रहा है 2.9, लेकिन गवर्नमेंट ने ग्रांट इन एड भी दिया था स्टेट को कि वो इन्वेस्टमेंट करें, अगर उसको भी बीच में डाल ले तो यहाँ पे जो है ये 3.9 तक पहुंच जाता है। बजट के अंदर अगर आप देखोगे तो इसको ग्रांट इन एड जो है इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर डाला जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और टर्म है, ध्यान दो, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट की बात की, रेवेन्यू डेफिसिट की बात हुई, एक प्राइमरी डेफिसिट भी है। प्राइमरी डेफिसिट इज अगेन डिक्रीजिंग। प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम बात करें दोस्तों, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि हमें ये तो चेक कर लिया, अब देखो फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट ने ये बता दिया कि भाई गवर्नमेंट जो है कितना जो है बोरो कर रही है। जैसे मैं उसी एग्जांपल पे जाता हूं, पहले वाली मैंने बताया था कि 15 लाख खर्चा हो गया, 12 लाख इनकम है, तो 3 लाख क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। अब सोचो कि आप कहोगे कि ये पर्सन ए जो है ये खतरनाक है क्योंकि ये खर्चा ही बहुत है इसका। अब इसने जो 15 लाख खर्चा किया है उसके अंदर उसने अपना उसका करंट चीज़ों के ऊपर खर्चा है कि भाई उसने ही लोन लिए या सब कुछ किया, अभी का खर्चा है, या उसके हो सकता है पेरेंट्स ने कोई लोन लिया हो, पास्ट में कोई लोन लिया हो, उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, ठीक है। तो हमें नहीं पता, तो हम अभी कोई गवर्नमेंट है उसका जो फिजिकल डेफिसिट है उससे हम कैसे जज करें कि वो पास्ट की गलतियों की वजह से है, मतलब पास्ट में बोरो किया था उसका वो दे रही है या वो अभी एफिशिएंट है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है कि आप अपने जो करंट है, करंट एक्सपेंडिचर के लिए
ठीक है, कितना आप जो है मतलब खर्चा कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे फिजिकल डेफिसिट है ना, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट कर निकाल दोगे। इंटरेस्ट पेमेंट की कौन सी है, जो पास्ट के अंदर आपने लोन लिया है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो आप। तो इट मीन्स कि अगर फिजिकल डेफिसिट टोटल घटा है, उसमें पास्ट की अगर मैंने जो है लोन लिया उसको निकाल दिया, इंटरेस्ट को निकाल दिया, तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, जो आपको करंट अपने जो है एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा करने की जरूरत है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है अगर प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट कह रही है डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स के गुड है। क्यों गुड है, बिकॉज गवर्नमेंट का जो करंट खर्चा है, करंट जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको लगभग वो मीट कर रही है। तो जो फिर फिजिकल डेफिसिट क्यों है इतना, बिकॉज हम पास्ट की जो लोन है उनको जो है रीपे कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ जस्ट लाइक कि मैंने बोला 15 लाख उसने खर्चा किया, 12 लाख उसकी इनकम थी। मान लीजिए 15 लाख के अंदर 15 लाख, इसमें यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट आ गया 3 लाख। ठीक होगी बात। अब 3 लाख उसका फिजिकल डेफिसिट है। अब अगर मान लीजिए मैं प्राइमरी डेफिसिट निकाल लेता हूँ, प्राइमरी डेफिसिट में मैं क्या करूँगा, 3 लाख भाई देख तेरा तू पैसा उठा रहा है मार्केट से। अच्छा, इसमें जो पास में तूने लोन लिए थे या तेरे पेरेंट्स ने कुछ भी किया था उसका कितना खर्चा, उसने बोला 2 लाख, तो इट मीन्स कि उसने करंट 1 लाख ही खर्चा कर रहा है। तो ये प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखाता है कि करंट में कितना है। तो हमने पास्ट की ऑब्लिगेशन निकाल दी फिजिकल डेफिसिट में से, एंड देन वी केम टू द कंसेप्ट दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पे क्या है, द बोरोइंग नीडेड फॉर द करंट एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग पास्ट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो ये है, अगर आप देखोगे इसमें भी, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। ओके, स्टेट की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। स्टेट की अगर आप देखोगे कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट जो है स्टेट का, वो अराउंड 2.8, उसके बाद जो है 3.2 हुआ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेंटर जो है असिस्टेंट देती है, ठीक है, सेंटर स्कीम जो सेंटर जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह देती है, उसको अगर निकाल दोगे, ठीक है, 50 साल के लिए जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ सेंटर को, अगर उसको ऐसे तो 3.2 है, उसको निकाल दोगे इट विल रीच टू 2.8, तो जो एक नॉर्मल रेंज है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि 3.2, और लेकिन अगर हम जो यहाँ पे इसको SCI को निकाल दें, जो स्पेशल असिस्टेंट दिया जाता है स्टेट के द्वारा कि भाई जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, उसको आप निकाल दोगे तो यहाँ पे ये 2.8 मतलब 3 की रेंज में आ जाता है। अब यहाँ पे जो है जो बोरोइंग की लिमिट देखोगे तो 15th जो फाइनेंस कमीशन है उसने रिकमेंड किया था 3%, तो मतलब इट मीन्स कि अगर 2.8 तक आ जाता है तो वहाँ तक आप कह सकते हो ठीक है। लेकिन अगर एडिशनल भी आप बोरो कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जो लिमिट लगाएगी वो नेट बोरोइंग सीलिंग की वो 3% है। एडिशनल भी आप बोरो कर सकते हो। एडिशनल कब करोगे, जब जैसे पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर के अंदर आपने इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया तो उसके हिसाब से आपको 0.5% आप और ले सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये परफॉर्मेंस लिंक्ड है और आपको अगर उठाना है। इसके अलावा अगर जो आप नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह हैं उनके अंदर जो पैसा रखते हो उसके हिसाब से आप वो भी उठा सकते हो। तो ये कुछ है जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियाज फिजिकल डेवलपमेंट इन रीसेंट ईयर्स कंसिडर द फॉलोइंग। पहला कहता है कि सेंटर्स रेवेन्यू रिसीव्ड एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस GDP डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू प्री पेंडेमिक। ठीक है, जो रेवेन्यू है वो कम हुई है। द फॉल इन रेवेन्यू रिसीव्ड वाज ड्रिवन प्राइमरली बाय फॉल इन नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन। अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ भी यहाँ पे सही नहीं। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल। अब ये है दोस्तों पार्ट वन के अंदर मैंने क्या किया कि भाई फिजिकल वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर था, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, उसके अलावा बाकी। अब एक पार्ट 2 और आएगा जिसके अंदर हम और ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे। तो पार्ट 2 क्या आपको चाहिए तभी मैं बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो में लगा कि हाँ हमें कुछ वैल्यू मिल रही है, ओनली देन मैं यहाँ पे पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता देना कैसा है, तो फिर पार्ट 2 भी मैं आपको करवा दूंगा। सो दिस इज ऑल दोस्तों। सो आई होप कि हमने क्विकली कुछ किया है इसके अंदर। बहुत सी चीज़ें हो सकता है कुछ मैंने जो समझाई नहीं है डिटेल के अंदर। द रीज़न उसका ये है कि मैंने सोचा कि इसको इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से रखने रेदर देन कि हम एक पूरा कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर ले जाए, है ना। तो उतनी ही इन्फॉर्मेशन कि हमें ये सर्वे समझ आ जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।